हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका साइंस का एग्ज़ाम 4 अप्रैल को है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग साइंस से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं, विज्ञान में जितने भी चैप्टर हैं, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, फिजिक्स के, सभी चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, हर एक टाइप के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आपको हमेशा मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है Fe2O3 + 2Al gives Al2O3 + 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? ये जो अभिक्रिया का समीकरण लिखा हुआ है, इसमें किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? ऑप्शन ए है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है वियोजन अभिक्रिया और ऑप्शन डी है विस्थापन अभिक्रिया। इस समीकरण में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो मैं बता दूं आपको, इस समीकरण में विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, इस समीकरण में विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है क्षारीय विलयन का पीएच है। क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 7 से कम, ऑप्शन डी है 7 से अधिक। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो मैं बता दूं आपको, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है और अम्लीय विलयन का मान 7 से कम होता है और उदासीन जो होता है उसका मान सिर्फ 7 होता है। ठीक है, सिर्फ 7 होता है। समझ में आ गया? अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? इनमें से कौन सी धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है अभिक्रिया के दौरान? ऑप्शन ए है Fe, ऑप्शन बी है Zn, ऑप्शन सी है Cu, ऑप्शन डी है Mg। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? निम्न में से कौन सी धातु है, इनमें से कौन सी धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी Cu। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी Cu। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? ऑप्शन ए है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी है एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन सी है मेथेनोइक अम्ल और ऑप्शन डी है प्रोपेनोइक अम्ल। इसका सही आंसर क्या होगा? एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम। ध्यान से देखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में IUPAC नाम से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है एथेनोइक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है एथेनोइक अम्ल। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धात्विक है? इनमें से कौन सा तत्व धात्विक है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है P, ऑप्शन बी है Hc, ऑप्शन सी है Li, ऑप्शन डी है S। इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा तत्व धात्विक है? इसका सही आंसर होगा लिथियम Li। ठीक है, इसका सही आंसर होगा लिथियम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया किस में होती है? ऑप्शन ए है कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी है हरित लवक में, ऑप्शन डी है केंद्रक में। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
डीएनए पाया जाता है। डीएनए किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए है कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन बी है केंद्रक में, ऑप्शन सी है केंद्रिका में, ऑप्शन डी है केंद्रक द्रव्य में। इसका सही आंसर क्या होगा? डीएनए किस में पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा केंद्रक द्रव्य में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, डीएनए किस में पाया जाता है? तो डीएनए केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। केंद्रक में मत लिखिएगा, केंद्रक द्रव्य में लिखिएगा। ठीक है, केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है डीएनए। ठीक है, समझ में आया? अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन ए है प्राकृतिक वर्ण से, ऑप्शन बी है उत्परिवर्तन से, ऑप्शन सी है प्रसंकरण से, ऑप्शन डी है उपार्जित लक्षणों से। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्राकृतिक वर्ण से। ठीक है, ध्यान से सभी चीज़ों को देखिएगा। डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है प्राकृतिक वर्ण से। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? ऑप्शन ए है 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और ऑप्शन डी है 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अगर किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है तो उसके आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ऑप्शन ए है रेटिना पर, ऑप्शन बी है रेटिना के पीछे, ऑप्शन सी है रेटिना के आगे, ऑप्शन डी है नेत्र लेंस पर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रेटिना के पीछे। अगर कोई भी व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा रेटिना के पीछे। ठीक है, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। इसका सही आंसर है रेटिना के पीछे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट में जूल की संख्या होगी। 1 किलोवाट में जूल की कितनी संख्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है, 1 किलोवाट में जूल की संख्या होगी। ऑप्शन ए है 3.6 × 10⁻3, ऑप्शन बी है 3.6 × 10⁴, ऑप्शन सी है 3.6 × 10⁵, ऑप्शन डी है 3.6 × 10⁶। इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 3.6 × 10⁶। ठीक है, 1 किलोवाट में जूल की संख्या होती है 3.6 × 10⁶। ठीक है, ये समझ में आ गया? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघुपथन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। कितना होता है? लघुपथन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान आपको बताना है। कितना होता है? ऑप्शन ए है बहुत कम हो जाता है, ऑप्शन बी है परिवर्तित नहीं होता है, ऑप्शन सी है बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन डी है निरंतर परिवर्तित हो जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघुपथन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? गर्म जल प्राप्त करने के लिए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन ए है धूप वाले दिन, ऑप्शन बी है बादलों वाले दिन, ऑप्शन सी है गर्म दिन और ऑप्शन डी है पवनों
यानी वायु वाले दिन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बादलों वाले दिन। ठीक है, इसका सही आंसर होगा बादलों वाले दिन। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग बादलों वाले दिन नहीं कर सकते, क्योंकि सौर जो होता है वो धूप से चार्ज होता है और उसी से हमें कोई भी चीज़ प्राप्त होता है। तो यहाँ पे गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम बादलों वाले दिन सौर जल तापक का उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, आप एक भी प्रश्न को मिस मत कीजिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से रिलेटेड हर एक चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न को मैंने बता दिया है। अब हम देख लेते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? संयोजन अभिक्रिया क्या होती है ये आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ के अणु परस्पर आपस में मिलकर एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं। यहाँ पे उदाहरण में आप देख सकते हैं कि 2 MgO + O2 gives 2 MgO। यहाँ पे दो प्रकार के पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक ही प्रकार के अणु बनाए हैं, तो इसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए? पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इन तीनों के लिए सिर्फ आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, इसका कोई आंसर नहीं है, सिर्फ आपको समीकरण लिखना है। क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा को गर्म करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होगा जब खाने का सोडा को हम गर्म करेंगे? ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्या होगा जब सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाएगा? क्या होगा जब सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाएगा? जब सोडियम ऑक्साइड को जल में घोलकर आपस में अभिक्रिया कराई जाएगी तो प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा? फिर तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्या होता है जब सोडियम कार्बोनेट तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है? ठीक है, तीनों क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला हमसे पूछा गया था सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे आप रासायनिक समीकरण देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ रासायनिक समीकरण लिखना है। तो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3। तो जब 2 NaHCO3 को हम लोग गर्म करेंगे, ये गर्म का सिंबल उष्मा का सिंबल होता है। ठीक है, तो जब इसको हम लोग गर्म करेंगे तो हमें प्राप्त होगा Na2CO3 + H2O + CO2 गैस बाहर निकलेगा। ठीक है, इसका मतलब होता है कि CO2 गैस के रूप में बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। सेकेंड देखते हैं। सेकेंड आपसे पूछा गया था कि क्या होगा जब सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाएगा? ठीक है, तो सेकेंड का देख लेते हैं। सोडियम ऑक्साइड यानी Na2O + जल H2O gives 2 NaOH। ठीक है, जब सोडियम ऑक्साइड और जल दोनों को आपस में मिलाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 NaOH। ठीक है, समझ में आया। थर्ड आपसे पूछा गया था क्या होगा जब सोडियम कार्बोनेट तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है? ठीक है, इसका समीकरण है Na2CO3 + 2HCl। ये है सोडियम कार्बोनेट और ये है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। गिव्स 2 NaCl + CO2 + H2O। ठीक है, समझ में आया। जब सोडियम कार्बोनेट और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों की आपस में क्रिया होगी तो प्राप्त होगा 2 NaCl + CO2 + H2O। समझ में आया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, आघातवर्धता तथा तन्यता का अर्थ बताइए। आघातवर्धता क्या होता है और तन्यता क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं आघातवर्धता।
धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने के गुणधर्म को आघातवर्धता कहते हैं। ठीक है, धातुओं को अगर कोई भी धातु इसको अगर पीटा जाए तो वो पतली चादर के रूप में फैल जाए तो वही गुणधर्म को आघातवर्धता कहते हैं। ठीक है, वही गुणधर्म को आघातवर्धता कहते हैं। कोई भी धातु पीटकर पतली चादर के रूप में अगर फैला दिया जाए तो उसी गुणधर्म को आघातवर्धता कहते हैं। अब हम देखते हैं तन्यता। तन्यता है धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। कोई भी धातु है अगर हम उसे खींचे तो वो पतले तार के रूप में फैल जाए उसी क्षमता को तन्यता कहते हैं। ठीक है, आघातवर्धता जो धातुओं को पीटकर पतली चादर बना दी जाए तो उसे आघातवर्धता, और तन्यता तो कोई भी धातु है अगर उसे खींचा जाए तो पतले तार के रूप में फैल जाए तो उसे हम लोग तन्यता कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र लिखिए। फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र लिखना है आपको। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र होता है CH2O या फिर HCHO। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र CH2O भी होता है और HCHO भी होता है, ये दोनों होता है। यहाँ पे देखिए एक C है तो यहाँ पे भी एक C है, यहाँ पे H2 यानी कि 2 H है तो यहाँ पे भी 2 H है, और यहाँ पे एक O है, यहाँ पे भी एक O है, तो दोनों का मतलब एक ही हुआ। चाहे आप ये लिखिए या फिर ये लिखिए। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होगा। फॉर्मेल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र ये दोनों होगा। ठीक है, एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। ठीक है, एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। समझ में आ गया, याद हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आधुनिक आवर्त नियम लिखिए, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। आधुनिक आवर्त नियम लिखने के लिए, ठीक है, इसका आंसर है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। समझ में आया। आधुनिक आवर्त नियम है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। बहुत ही इजी इसका आंसर है, अभी के अभी याद कर लीजिए आप लोग, और अगर याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तत्व में, क्वेश्चन ए है 2 कोश हैं तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूरित हैं, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण हैं, भरे हुए हैं, उनमें एक भी इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं है। क्वेश्चन बी आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है। किस तत्व में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है। क्वेश्चन सी आपसे पूछा जा रहा है कि कुल 3 कोश हैं तथा संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। आगे भी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। डी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कुल 2 कोश हैं तथा संयोजकता कोश में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, और क्वेश्चन ई पूछा जा रहा है दूसरे कोश में पहले कोश से 2 गुने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो सभी का आंसर हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। क्वेश्चन ए आपसे पूछा गया था कि किस तत्व में 2 कोश हैं तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूरित हैं, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है नियॉन। ठीक है, इसका आंसर है नियॉन। कौन सा तत्व है जिसमें इलेक्ट्रॉनों में 2 कोश हैं और दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूरित हैं, तो इसका आंसर होगा नियॉन। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों कोश इलेक्ट्रॉन से पूर्ण हैं, दोनों कोश में एक भी इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं है। या पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 भी है, और दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे भी 8 है, यानी कि दोनों कोश में एक भी इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है। ठीक है, तो देख लेते हैं।
मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 होता है। ठीक है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 होता है। समझ में आया? 282 कुल मिला के कितना हुआ? 12। ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 12 होता है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कुल 3 कोश हैं तथा संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। कौन सा तत्व है जिसमें कुल 3 कोश हैं और संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं? तो इसका आंसर है सिलिकॉन। देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन इसका सही आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन डी आपसे पूछा गया था, कुल 2 कोश हैं तथा संयोजकता कोश में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। किस तत्व में कुल 2 कोश हैं तथा संयोजकता कोश में 3 इलेक्ट्रॉन हैं? इसका सही आंसर होगा बोरान। ठीक है, इसका सही आंसर होगा बोरान। देखिए यहाँ पे कुल 2 कोश हैं और ये संयोजकता कोश, ये लास्ट वाले को कहते हैं, तो संयोजकता कोश में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट है, दूसरे कोश में पहले कोश से 2 गुने इलेक्ट्रॉन हैं। जो दूसरा वाला कोश है उस कोश में पहले वाले कोश से 2 गुने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका सही आंसर होगा कार्बन। ठीक है, कार्बन में देखिए पहले वाले कोश के 2 गुने इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले कोश में हैं। ठीक है, पहले कोश में 2 है और दूसरे कोश में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या परिणाम हो सकते हैं? हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो जाए तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं? ठीक है, हमारे शरीर में अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में क्या परिणाम हो सकते हैं? इसका आंसर देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी होने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन का वहन करता है। समझ में आया? हीमोग्लोबिन की कमी के कारण हमारे शरीर में क्या परिणाम हो सकते हैं? तो हीमोग्लोबिन की कमी होने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन का वहन करता है। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है? ठीक है, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है ये आपको बताना है। इसका आंसर है प्रजनन की मूल घटना डीएनए की 2 प्रतिकृतियां तैयार करना। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। प्रजनन की मूल घटना क्या है? डीएनए की 2 प्रतिकृतियां तैयार करना। इसके लिए कोशिकाएं रासायनिक अभिक्रियाएं करती हैं। इसके लिए डीएनए की 2 प्रतिकृतियां तैयार करने के लिए कोशिकाएं रासायनिक अभिक्रियाएं करती हैं, जिससे डीएनए की 2 प्रतिकृतियां बन जाती हैं। जब डीएनए की 2 प्रतिकृतियां तैयार करने के लिए कोशिकाएं रासायनिक अभिक्रियाएं करती हैं, तब डीएनए की 2 प्रतिकृतियां बन जाती हैं। आगे देखते हैं, इन प्रतिकृतियों को अलग करने के लिए एक अलग कोशिकीय संरचना की आवश्यकता होती है। ठीक है, इन प्रतिकृतियों को अलग करने के लिए एक अलग कोशिकीय संरचना की आवश्यकता होती है। डीएनए को दोनों प्रतिकृतियां अलग होकर 2 कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ठीक है, डीएनए की दोनों प्रतिकृतियां अलग होकर 2 कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। इस प्रकार प्रजनन में 2 कोशिकाओं को बनाने के लिए डीएनए प्रतिकृति आवश्यक है। ठीक है, इस प्रकार प्रजनन की 2 कोशिकाओं को बनाने के लिए डीएनए प्रतिकृति आवश्यक है। समझ में आया? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के जन्मदाता कौन थे? आनुवंशिकता के जन्मदाता आपको बताना है। आनुवंशिकता के जन्मदाता कौन थे? इसका आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकता के जन्मदाता कौन थे? इसका आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडलीफ मत समझ लीजिएगा आप लोग, मेंडलीफ अलग थे और मेंडल अलग थे। ठीक है, मेंडलीफ जी ने आवर्त सारणी का निर्माण किया था, आवर्त सारणी की खोज किया था, और इन्होंने आनुवंशिकता की खोज किया है। ठीक है, आनुवंशिकता के जन्मदाता ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल
तथा जल के अपवर्तनांक क्रमशः 1.44 और 1.47 तथा 1.33 है। इनमें प्रकाश की चाल किसमें सबसे अधिक होगी और क्यों? ठीक है, मिट्टी के तेल में 1.44 है, तारपीन के तेल में 1.47 है और जल में 1.33 अपवर्तनांक है। अब इसमें से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी और वो क्यों, ये आपको बताना है। इसका आंसर है प्रकाश उस माध्यम में तेजी से चलेगा जिसमें उसका अपवर्तनांक सबसे कम है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, प्रकाश उस माध्यम में तेजी से चलेगा जिसमें उसका अपवर्तनांक सबसे कम है। अब इन तीनों में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम है? तो इन तीनों में जल का अपवर्तनांक सबसे कम है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1.44 है, इसमें 1.47 है और जल में 1.33 है। तो इसका सही आंसर है कि जल में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगा, इसलिए प्रकाश की चाल जल में सबसे अधिक होगी। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर है विद्यार्थी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। ये जो विद्यार्थी है इसे निकट दृष्टि दोष हुआ है, यह निकट दृष्टि दोष से पीड़ित हुआ है क्योंकि निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक है, तो यह बच्चा जो है ये एकदम पीछे बैठा हुआ है और इस श्याम पट जो है वो इससे बहुत ही ज़्यादा दूर है। ठीक है, तो इसलिए इसे दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि इस बच्चे को निकट दृष्टि दोष हुआ है। इस दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए उसे उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का चश्मा पहनना होगा। ठीक है, यह जो बच्चा है इसका दृष्टि दोष संशोधित करने के लिए इसे उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का चश्मा पहनना होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, उस युक्ति का नाम लिखना है आपको जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। ठीक है, इसका आंसर है उस युक्ति का नाम विद्युत सेल है जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। ठीक है, उस युक्ति का नाम लिखना है जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो उस युक्ति का नाम विद्युत सेल है जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। ये था अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी और लघुत्तरी दोनों एक में ही थे, तो सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार करिएगा। सभी क्वेश्चंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हर एक चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करिएगा, एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। अब हम देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में कुल 7 नंबर में पूछे जाते हैं, तो इसमें से एक भी क्वेश्चन को आप मिस मत कीजिएगा। सभी क्वेश्चन को अच्छे से नोट करके और लर्न जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, अणुसूत्र तथा उपयोग लिखिए। ठीक है, विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है, तो आपके एग्जाम में अगर विरंजक चूर्ण की जगह ब्लीचिंग पाउडर आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, अणुसूत्र और उपयोग लिखना है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका अणुसूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, अणुसूत्र होता है CaOCl2। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, अणुसूत्र होता है CaOCl2। अब इसका उपयोग देख लेते हैं। पहला उपयोग है ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए। विरंजक चूर्ण का कहाँ कहाँ उपयोग होता है ये आपको बताना है। विरंजक चूर्ण का पहला उपयोग है ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है ऑक्सीकरण के रूप में। विरंजक चूर्ण का उपयोग ऑक्सीकरण के रूप में भी होता है।
तीसरा है क्लोरोफार्म बनाने में। विरंजक चूर्ण का उपयोग क्लोरोफार्म बनाने के लिए भी किया जाता है। चौथा है चीनी को सफ़ेद करने में। ठीक है, विरंजक चूर्ण का उपयोग चीनी को सफ़ेद करने के लिए भी किया जाता है। पाँचवा है पेयजल को जीवाणु रहित करने में। विरंजक चूर्ण का उपयोग पेयजल को जीवाणु रहित, जो पीने का पानी है उसको जीवाणु रहित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है दीर्घाकार आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। दीर्घाकार आवर्त सारणी की प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो आपको लिखनी है। ठीक है, दीर्घावर्त सारणी की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं देखते हैं। पहला है यह सारणी तत्वों के अधिक मौलिक गुण पर आधारित है। पहला विशेषता है दीर्घाकार आवर्त सारणी का कि यह सारणी तत्वों के अधिक मौलिक गुण पर आधारित है। ठीक है, दूसरा है इसमें तत्वों की स्थिति का सीधा संबंध उसके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से है, अतः यह एक अति आदर्श प्रबंध है। ठीक है, दूसरा है दीर्घाकार आवर्त सारणी की दूसरी विशेषता है इसमें तत्वों की स्थिति का सीधा संबंध उसके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से है, अतः यह एक अति आदर्श प्रबंध है। ठीक है, तीसरा विशेषता है इससे तत्वों के रासायनिक गुणों में समानता, भिन्नता तथा अन्य क्रमिक परिवर्तनों का स्वयं ही आभास हो जाता है। ठीक है, तीसरा विशेषता है इससे तत्वों के रासायनिक गुणों में समानता, भिन्नता तथा अन्य क्रमिक परिवर्तनों का स्वयं ही आभास हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चौथा है इस आवर्त सारणी को याद करना सरल है। दीर्घाकार आवर्त सारणी को याद करना बहुत ही सरल है। ठीक है, पांचवा है इसमें उप समूहों को बिल्कुल ही पृथक कर दिया गया है। पृथक मतलब होता है निकाल देना, तो दीर्घाकार आवर्त सारणी में उप समूहों को बिल्कुल ही पृथक कर दिया गया है तथा उप समूहों के अंतर्गत सभी तत्व परस्पर समानता दर्शाते हैं। ठीक है, छठवां है जैसे कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में अनेक अनुमान गलत निकाले गए। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में अनेक अनुमान गलत निकाले गए, इस आवर्त सारणी में ऐसा कोई गलत अनुमान नहीं निकलता। ठीक है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जिस प्रकार बहुत सारे अनुमान गलत निकाले गए उस तरह से दीर्घाकार आवर्त सारणी में कोई भी अनुमान गलत नहीं निकलता। ठीक है, ये है छठवां विशेषता। सातवां विशेषता है संक्रमण तत्वों का शब्दार्थ यहाँ अति स्पष्ट रूप से प्रकट होता है तथा साथ ही साथ इनका सारणी में स्थान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के परिप्रेक्ष्य में सराहनीय है। ठीक है, ये है सातवां विशेषता। ठीक है, दीर्घाकार आवर्त सारणी की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये था दीर्घाकार आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह किन कारणों से होता है, इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं और यह किन कारणों से होता है, इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, ये आपको बताना है। सबसे पहले देख लेते हैं दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अगर कोई भी वस्तु दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उस व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी परंतु जो पास रखी हुई वस्तुएं हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, समझ में आ गया दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं यह किन कारणों से होता है। ठीक है, यह दोष निम्नलिखित दो कारणों में से किसी एक कारण से हो सकता है। पहला कारण है नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए। अगर नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाएगी तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी जिसकी वजह से दूर दृष्टि दोष से व्यक्ति वो पीड़ित हो जाएगा। ये पहला कारण है। दूसरा कारण है नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए।
जाए। जो नेत्र लेंस है और रेटिना है उन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो कम हो जाए, अर्थात नेत्र के गोलक का व्यास कम हो जाए। इस कारण भी दूरदृष्टि दोष से व्यक्ति पीड़ित हो सकता है। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक कारण से व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित हो सकता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दूरदृष्टि दोष का निवारण। इसका निवारण है, इस दोष के निवारण के लिए ऐसे अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस भी कहा जाता है, की आवश्यकता होगी, जो 25 सेमी दूर बिंदु पर रखी वस्तु से आने वाली किरणों को इतना अभिसरित कर दे कि किरणें दूषित आँख के निकट, दूषित आँख मतलब कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित आँख के निकट बिंदु से आती हुई नेत्र लेंस पर आपतित हों तथा प्रतिबिंब रेटिना पर बने। इस प्रकार कोई भी वस्तु आँख को स्पष्ट दिखाई देंगी। ठीक है, दूरदृष्टि दोष का निवारण यही है कि अभिसारी लेंस का चश्मा लगाया जाता है। ठीक है, अभिसारी लेंस का चश्मा लगाया जाता है जिससे दूरदृष्टि दोष का निवारण हो सकता है, लेकिन आपको एग्जाम में इतना लिखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने वाली हूँ बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स जो आपके बोर्ड एग्जाम में बनाने के लिए आते हैं। ठीक है, तो सभी को अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा और सभी डायग्राम्स की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, पहला है मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना। मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इसको बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसके सभी भागों का वर्णन करिएगा, सब चीज़ अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में हर एक चीज़ तैयार कर लीजिएगा। दूसरा है मानव पाचन तंत्र। दूसरा डायग्राम है मानव पाचन तंत्र। ये फिगर भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छे से बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तीसरा है पुष्प की संरचना, उसके सभी भागों का वर्णन, हर एक पार्ट का नाम लिखिएगा, हर एक चीज़ अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, पुष्प की संरचना बनाने के लिए आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चौथा है अलैंगिक प्रजनन। चौथा डायग्राम है अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन का फिगर कैसे बनाया जाता है, उसका सभी पार्ट्स का वर्णन करना। ठीक है, हर एक चीज़ आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो ये है चारों मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम, सभी को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप लोग अच्छे से बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि भी स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचना है आपको, विद्युत मोटर का चित्र बनाना है, उसके सभी पार्ट्स का नाम लिखना है और इसका सिद्धांत क्या है, कार्यविधि क्या है, ये भी स्पष्ट करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चन ना 7 नंबर में पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, 7 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार करिएगा। और विद्युत मोटर को तो आप एकदम अच्छे से लर्न करिएगा, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र, यहाँ पे मैं आपको विद्युत मोटर बता रही हूँ। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले सिद्धांत। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जो कुंडली को उसकी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। ठीक है, सिद्धांत क्या है विद्युत मोटर का, तो जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जो कुंडली को उसकी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। ये है विद्युत मोटर का सिद्धांत। अब हम देखते हैं कार्यविधि। इसका कार्यविधि है, जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाओं पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में 2 बल कार्य करने लगते हैं। ये बल एक बल युग्म बनाते हैं। ठीक है, ये बल एक बल युग्म बनाते हैं जिसके कारण कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूमने लगती है, यानी दक्षिण की दिशा में घूमने लगती है।
कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं। अभी आप चित्र देखिएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं। इस विभक्त वलयों की सहायता से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल लगातार ही एक ही दिशा में कार्य करे, अर्थात कुंडली एक दिशा में घूमती रहे। ठीक है, ये है इसका कार्य विधि। ठीक है, इसी विधि से ये कार्य करता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं विद्युत मोटर का नामांकित आरेख। फ्रेंड्स, ये है विद्युत मोटर का नामांकित आरेख। ये आरेख बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से आप अपने बोर्ड एग्जाम में विद्युत मोटर का चित्र बनाइएगा और ये सभी चीज़ों का वर्णन आप अच्छे से कर दीजिएगा। ये है ब्रुश, ये है विभक्त वलय और ये है धुरी। हर एक चीज़ अच्छे से आप लिख दीजिएगा। और जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पे बनाया गया है, ऐसे ही आप अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में बनाइएगा। फुल मार्क्स मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।